हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडी लर्निंग अकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आपको काव्य शास्त्र के अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए। और ये क्वेश्चन आपने पहले भी पढ़े होंगे, लेकिन जो आज की क्लास में इन क्वेश्चनों से रिलेटेड जो हम आपको जानकारी देने वाले हैं वो शायद ही आपने कभी पढ़ी होगी। अगर आपने ये जानकारी पहले पढ़ी भी है तो आपका अच्छा रिविजन यहाँ पर होने वाला है। तो जो भी आपको आज की क्लास में इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे अपनी नोटबुक में नोट करते हुए चलेगा। और आपका स्कोर कितना रहा है आज की क्लास में, ये भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए शुरू करेंगे आज की महत्वपूर्ण क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है लक्षणवाद, तात्पर्यवाद, अनुमानवाद, अभिव्यंजनावाद। यूपी टीजीटी 2000 में पूछा गया क्वेश्चन और महत्वपूर्ण प्रश्न है, अपना आंसर देते हुए चलेगा। महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है, इनके द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत है वो लक्षणवाद नहीं है, तात्पर्यवाद नहीं है, अभिव्यंजनावाद नहीं है, तो अनुमानवाद सिद्धांत इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आइए इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। महिम भट्ट कश्मीर के निवासी थे। तो ये कहाँ के निवासी थे? कश्मीर के या निवासी थे। और इनका पूरा नाम राजा नक महिम भट्ट इनका पूरा नाम है। इनका समय एकादश शताब्दी के लगभग माना जाता है और संस्कृत काव्य शास्त्र के प्रमुख आचार्य कौन है? महिम भट्ट जी। ये अपने का शास्त्र ग्रंथ व्यक्ति विवेक के कारण क्या हुए? प्रसिद्ध हुए। तो इनका शास्त्र ग्रंथ कौन सा है? व्यक्ति विवेक। इस ग्रंथ में 3 विमर्श है और काव्य शास्त्र में ध्वनि के खंडनकर्ता के रूप में प्रसिद्ध है। अगर आपसे एग्जामिनर ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछ ले कि काव्य शास्त्र में ध्वनि के खंडनकर्ता के रूप में कौन प्रसिद्ध है, तो महिम भट्ट जी प्रसिद्ध है। इनका ग्रंथ व्यक्ति विवेक काव्य शास्त्र के इतिहास में मील का पत्थर है। ये इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। एक क्वेश्चन यहाँ पर यूजीसी नेट 2013 में पूछा गया था। यहाँ पर आपको आलोचना ग्रंथ दिए गए और लेखक भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो श्रृंगार प्रकाश ये भोज का ग्रंथ है, व्यक्ति विवेक महिम भट्ट का ग्रंथ है, चित्र मीमांसा अप्पय दीक्षित का ग्रंथ है और रसमंजरी ये भानुदत्त का ग्रंथ है। यहाँ पे आपके 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से और भी यहाँ पर बन रहे हैं, ये भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, भरत के रससूत्र के व्याख्याता आचार्य शंकुक का सिद्धांत कहलाता है। यहाँ पर भरत से बात हो रही है, आचार्य भरत मुनि की। तो भरत मुनि के रससूत्र के व्याख्याता आचार्य शंकुक का सिद्धांत कहलाता है अनुमितिवाद, भोगवाद, अभिव्यक्तिवाद या आरोपवाद। यूपी पीजीटी 2002 में और यूजीसी नेट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि इनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत क्या कहलाता है। तो हमारा पहले ही आंसर यहाँ पर सही है। यहाँ पर भरत के रससूत्र के व्याख्याता आचार्य शंकुक का जो सिद्धांत कहलाता है वो अनुमितिवाद कहलाता है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। शंकुक का सिद्धांत का नाम क्या है? अनुमितिवाद है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। शंकुक ने विभाव आदि साधनों और रस रूप साध्य में अनुमाप्य अनुमापक भाव की कल्पना की है। रस का आस्वाद अनुमान द्वारा अनुमेय या अनुमिति गम्य बताया। इन किन्होंने बताई? आचार्य शंकुक ने। इन्होंने रस की स्थिति सहृदयों या सामाजिकों में मानी है। यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाते हैं। सिद्धांत यहाँ पर दिए गए हैं और आचार्य के नाम भी यहाँ पर दिए गए। तो भोगवाद सिद्धांत दिया है भट्ट नायक ने, अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत दिया है विनय गुप्त ने, आरोपवाद दिया है भट्ट लोलट ने। यहाँ से भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे। आइए और महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। भरत मुनि के रससूत्र के विभिन्न व्याख्या किन किन ने की है? तो यहाँ पर आचार्य दिए गए, दर्शन दिए गया, व्याख्या दी गई और निष्पत्ति दी गई है। तो आचार्य भट्ट लोलट की बात करें, दर्शन है इनका मीमांसा, व्याख्या की है इन्होंने उत्पत्तिवाद की और निष्पत्ति इनकी उत्पत्ति। शंकुक की बात करें, न्याय दर्शन है, अनुमितिवाद व्याख्या की है इन्होंने और अनुमिति इनकी निष्पत्ति है। भट्ट नायक की बात करें, सांख्य इनका दर्शन है, भुक्तिवाद व्याख्या है और भुक्ति क्या है? इनकी निष्पत्ति है। अभिनव गुप्त सेव इनका दर्शन है, अभिव्यक्तिवाद व्याख्या की है और अभिव्यक्ति क्या है? इनकी निष्पत्ति है। आइए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, आचार्य भरत मुनि ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? 8, 5, 9 या 10? यूजीसी नेट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, अपना आंसर देते ही चलेगा। आचार्य भरत मुनि ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? तो ऑप्शन हमारा पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है। इन्होंने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? 10 मानी है। आइए महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो 10 हमारा आंसर सही है। आचार्य भरत मुनि ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? 10 मानी है। कौन कौन सी? गुणार्थ, अर्थांतर, अर्थहीन, भिन्नार्थ, एकार्थ, अनिलुप्तार्थ, न्यायोपेत, विषम, विसंधि और शब्दचेत। ये क्या है? इन्होंने 10 इसकी संख्या काव्य दोषों की मानी है। आचार्य वामन की यहाँ पर देखें तो इन्होंने काव्य दोषों की संख्या 4 मानी है और साहित्य दर्पण में कविराज विश्वनाथ ने काव्य दोषों में को इन्होंने 5 भागों में विभक्त किया है। तो आचार्य वामन ने इनकी संख्या कितनी मानी? 4 मानी है
और साहित्य दर्पण में विश्वनाथ ने इनकी संख्या कितनी मानी है? 5 मानी है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा चौथा क्वेश्चन है, कुंतक सम्मत वक्रोक्ति के भेदों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा गया है तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ पर ये ध्यान से देखते ही चलेगा। प्रकरण वक्रता, अर्थ वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता या प्रबंध वक्रता। यूजीसी नेट 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए, कुंतक सम्मत वक्रोक्ति के भेदों में से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन दूसरा हमारा यहाँ पर सही है, अर्थ वक्रता नहीं है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। कुंतक सम्मत वक्रोक्ति के भेदों में से अर्थ वक्रता यहाँ पर नहीं है। वक्रोक्ति सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? आचार्य कुंतक के द्वारा दिया गया है। इनका समय 10वीं सदी का उत्तरार्ध इनका समय है और ग्रंथ है इनका वक्रोक्ति जीवितम। तो इनके द्वारा ये महत्वपूर्ण जानकारी इनके बारे में। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के प्रमुख 6 भेदों में से 41 उपभेद माने। तो उनके यहाँ पर भेद दिए गए हैं, वर्ण विन्यास वक्रता, पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। तो ये भी आपके इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है। आगे बढ़ जाते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन है, न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। अर्थात जिस प्रकार कोई स्त्री गहनों के बिना सुंदर नहीं दिखती, उसी प्रकार कविता भी अलंकार के बिना सुंदर नहीं दिखती। ये कथन किसका है? ये भी क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने एग्जाम में यहाँ से पूछा गया। यूपी टीजीटी 2005 में, यूपी पीजीटी 2010 और 19 में भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आप ध्यान से देखते चलेगा। यहाँ पर आपको दिया गया है, न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। मैंने इसकी यहाँ पर इसका अर्थ भी लिख दिया है कि जिस प्रकार कोई स्त्री गहनों के बिना सुंदर नहीं दिखती, उसी प्रकार कविता भी अलंकार के बिना सुंदर नहीं दिखती। ये कथन किसका है? आचार्य रुद्रट, आचार्य मम्मट, आचार्य भामे, आचार्य दंडी। आपको बताना है कि ये कथन किसका है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। ये कथन है आचार्य भामे का। आइए महत्वपूर्ण यहाँ पर जानकारी देख लेते हैं। ये भी यहाँ पर 2013 में यूजीसी नेट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर उक्ति दी गई है और आचार्य यहाँ पर दिए गए। शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, ये उक्ति है आचार्य दंडी की। काव्यम ग्राह्यम अलंकारात, ये उक्ति है वामन की। मुख्यार्थ हतिर्दोषो, ये यहाँ पर उक्ति दी गई है आचार्य मम्मट की। करोति कीर्ति प्रीति च साधु और काव्य निबंधम, ये किसकी उक्ति दी गई है? आचार्य भामे की उक्ति दी गई। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये भी आप नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। हमारा 6वां क्वेश्चन है, फ्रेंड्स हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो, हमारा प्रयास अगर आपको पसंद आ रहा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए। अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हो तो आप बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर यहाँ पर मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने भाई बहन, अपने फ्रेंड्स में, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और हमें आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद नहीं आ रहा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ये भी ज़रूर लिखें, ताकि हम और भी इसमें सुधार कर सकें और आपके लिए बेहतर से बेहतर यहाँ पर कर पाए। चलिए देख लेते हैं अपना 6वां क्वेश्चन। शब्दार्थों तद 200 शब्दार्थों सागुणावलंब करती पुनः क्वापी। काव्य लक्षण किस आचार्य का है? आचार्य दंडी, आचार्य मम्मट, आचार्य भामे, आचार्य वामन। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर आपको उक्ति दी गई है, तद 200 शब्दार्थ सा गुणावलंब करती पुनः क्वापी। ये काव्य लक्षण आपको बताना है कि किस आचार्य का है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो आचार्य दंडी का ये नहीं है, आचार्य भामे का नहीं है, आचार्य वामन का नहीं है, तो ये आचार्य मम्मट का क्या है? ये काव्य लक्षण है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। तो मम्मट के द्वारा 11वीं सदी उत्तरार्ध के ये आचार्य रहे हैं। भामा की बात करें तो 6ठी सदी का मध्यकालीन का समय रहा है। शंकुक की बात यहाँ पर करें तो 9वीं सदी का आरंभ इनका समय रहा है। और विश्वनाथ की यहाँ पर देखें तो 14वीं सदी के आचार्य कौन रहे? आचार्य विश्वनाथ। और मम्मट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है। आचार्य मम्मट संस्कृत काव्य शास्त्र के सर्वश्रेष्ठ विद्वानों में से एक समझे जाते हैं। वे अपने शास्त्र ग्रंथ काव्य प्रकाश, इनके द्वारा जो शास्त्र ग्रंथ लिखा गया काव्य प्रकाश, किसके द्वारा? आचार्य मम्मट के। तद 200 शब्दार्थों सा गुणावलंब करती पुनः क्वापी, ये आचार्य मम्मट का क्या है? काव्य लक्षण है, जो हमारे क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ उक्ति दी गई है और कुछ आचार्य दी गई है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था यूजीसी नेट 2013 में। ये आचार्य दंडी की यहाँ पर उक्ति है, शब्दार्थ शरीरम
तावत काव्यम। ये मैंने आपको यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में ये उक्तियाँ यहाँ पर बताइए। दंडिके काव्यम ग्राह्यम अलंकारात, ये वामन की उक्ति है। मुख्यार्थ हतिर्दोषो, ये मम्मट की है। करोति कीर्ति प्रीति च साधु, और काव्य निबंधनम, ये किसकी है? आचार्य भामे की है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 7वां क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर कारण देंगे, कूट का सवाल आपसे पूछा गया है। यहाँ पर आपको सही आंसर देते चलना है। ये क्वेश्चन आपका अभिकथन और तर्क वाला है, तो अपना आंसर ध्यान से देते चलेगा। प्रश्न में 2 कथन दिए गए, इनमें से एक स्थापना है और दूसरा तर्क है। कूट में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर अभिकथन दिया गया आपको, काव्य लक्षण या नाट्य दर्शन के आविर्भूत रस आनंद का ही प्राय होता है। और इसका तर्क दिया गया है, क्योंकि पश्चिमी शास्त्रों में रस को ब्रह्मानंद का समानार्थी कहा गया है। तो आपको यहाँ पर अभिकथन दिया गया है कि काव्य श्रवण या नाट्य दर्शन से आविर्भूत रस आनंद का ही प्राय होता है। और तर्क है इसका, क्योंकि पश्चिमी शास्त्र में रस को ब्रह्मानंद का समानार्थी कहा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें, पहले ऑप्शन की बात करें, ए सही है, आर सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर देखें, ए सही है, आर गलत है। तीसरा ऑप्शन देखें, यहाँ पर ए गलत है, आर भी यहाँ पर गलत है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर देखें, ए गलत है और आर सही है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है, बताइए। तो अगर हम यहाँ बात करें तो ए हमारा यहाँ पर सही है, और लेकिन यहाँ पर आर हमारा गलत है। तो ऑप्शन दूसरा हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संस्कृत काव्य शास्त्र का आदि ग्रंथ है। यहाँ पर आदि ग्रंथ पूछा गया है कि काव्य शास्त्र का आदि ग्रंथ कौन सा है? काव्य प्रकाश, नाट्य शास्त्र, दस रूपक, काव्य अलंकार, सूत्रवृत्ति। बताइए, आपको यहाँ पर बताना है कि काव्य शास्त्र का आदि ग्रंथ कौन सा है। तो आचार्य भरत मुनि के द्वारा रचित यहाँ पर नाट्य शास्त्र को क्या कहा जाता है? आदि ग्रंथ भी कहा जाता है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। नाट्य शास्त्र, जिसकी रचना आचार्य भरत मुनि के द्वारा की गई थी, इनका जीवन काल है 1ली सदी। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, ये ग्रंथ है आचार्य वामन का, जिनका समय है 8वीं सदी का अंतिम चरण। 10 रूपक, ये ग्रंथ है धनिक धनंजय का, जो 11वीं सदी ईस्वी का आरंभिक इनका चरण, इनका समय माना जाता है। काव्य प्रकाश आचार्य मम्मट का ग्रंथ है और 11वीं सदी के अंत का इनका समय रहा है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी इनसे रिलेटेड, ये यहाँ पर यूजीसी नेट 2011 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ जाते हैं। हमारा 9वां क्वेश्चन है, रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? आनंदवर्धन, रुद्रट, अभिनव गुप्त या आचार्य भामे। यूपीटीजीटी 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया है। तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा आनंदवर्धन नहीं होगा, रुद्र नहीं होगा, भामे नहीं होगा। तो अभिनव गुप्त के द्वारा ये क्या किया गया है? सर्वप्रथम इसका विरोध किया गया है। यहाँ पर आपको आचार्य दिए गए, उनके काल दिए गए। तो आचार्य भामे का जो काल रहा है वो 6ठी शताब्दी रहा है, दंडी का 7वीं शताब्दी रहा है, आनंदवर्धन का 9वीं सदी के आचार्य रहे हैं, और यहाँ पर अभिनव गुप्त की यहाँ पर देखें तो 10वीं सदी के अंत का एवं 11वीं शताब्दी के शुरू का समय इनका माना जाता है। ये भी इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया यूजीसी नेट 2013 में। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 10वां क्वेश्चन है, चित्र तुरंग न्याय का संबंध किस सिद्धांत से है? भुक्तिवाद, अनुमितिवाद, उत्पत्तिवाद या विवेचनावाद। यहाँ पर आपको बताना है कि चित्र तुरंग न्याय का संबंध किस सिद्धांत से है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो हमारा पहला ऑप्शन नहीं होगा, उत्पत्तिवाद नहीं होगा, विवेचनावाद नहीं होगा। तो ये किससे संबंधित है? चित्र तुरंग न्याय का संबंध है अनुमितिवाद से, और ये किसका है? यहाँ पर आचार्य शंकुक का। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी शंकुक के बारे में। इन्होंने रस और विभाव आदि के बीच अनुमाप्य अनुमापक संबंध माना है। इन्होंने इस अनुमान को सामान्य लौकिक अनुमानों से अलग माना है। इसकी विलक्षणता के प्रतिपादन के लिए चित्र तुरंग न्याय का आश्रय लिया है। किसने? आचार्य शंकुक ने। और यहाँ पर भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता भी यहाँ पर दिए गए। भट्ट लोल्लट की बात करें तो इनका दर्शन है मीमांसा, और उत्पत्तिवाद इनकी व्याख्या और निष्पत्ति है इनकी उत्पत्ति। आचार्य शंकुक का न्याय इनका दर्शन है, अनुमितिवाद इनकी व्याख्या और अनुमिति इनकी निष्पत्ति है। भट्ट नायक की बात करें, सांख्य इनका दर्शन है, भुक्तिवाद इनकी व्याख्या और भुक्ति क्या है? इनकी निष्पत्ति है। अभिनव गुप्त शैव इनका दर्शन है, और अभिव्यक्तिवाद इनकी व्याख्या और अभिव्यक्ति क्या है? इनकी निष्पत्ति है।
आइए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 11वां क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण प्रश्न है और कितने एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। प्रसिद्ध रस सूत्र विभाव अनुभव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति के प्रतिपादक आचार्य है। आचार्य रुद्रट, आचार्य दंडी, आचार्य भामे या आचार्य भरत मुनि। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आगे भी आने की इसकी संभावना है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाते हुए चलेगा। यहाँ पर प्रसिद्ध रस सूत्र दिया गया है कि विभाव अनुभव व्यभिचारी संयोगद रस निष्पत्ति, तो इसके प्रतिपादक आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, आचार्य दंडी नहीं होगा, भावे नहीं होगा। तो इस रस सूत्र के आचार्य कौन है? आचार्य भरत मुनि, जिन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की थी। आइए महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। काव्य के रस किस प्रकार उत्पन्न होता है, ये काव्य शास्त्र का शाश्वत प्रश्न रहा है। संस्कृत काव्य शास्त्र के आदि आचार्य भरत मुनि ने अपने व्याख्यात रस सूत्र में रस निष्पत्ति पर विचार करते हुए लिखा है कि विभाव अनुभव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति इनके द्वारा दिया गया है। यहाँ पर और भी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है अन्य यहाँ पर आचार्यों से। आइए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 12वां क्वेश्चन है कैथारसिस शब्द मूलतः संबंधित है रसायन शास्त्र से, भौतिक शास्त्र से, समाज शास्त्र से और शिक्षा शास्त्र से। ये भी क्वेश्चन कितने एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर आपको बताना है कि कैथारसिस शब्द मूलतः संबंधित है, किससे यहाँ पर संबंधित है आप ये बताते हुए चलेगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर रसायन शास्त्र से संबंधित नहीं है, भौतिक शास्त्र से संबंधित नहीं है, समाज शास्त्र से नहीं है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर चौथा सही है, ये क्या है? चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 13वां क्वेश्चन है रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना किस आचार्य ने की है? भट्ट केदार, भरत मुनि, भट्ट नायक, भट्ट लोलट। बताइए, रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना किस आचार्य ने की है? तो किस आचार्य ने की है यहाँ पर? तो ऑप्शन यहाँ पर देखें, भट्ट केदार नहीं होगा, भरत मुनि नहीं है और ये यहाँ पर चौथा ऑप्शन भी नहीं है। तो ये किसके द्वारा की गई? भट्ट नायक के द्वारा की गई है। आइए महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। आचार्य भरत के रस निष्पत्ति संबंधी सूत्र के व्याख्याकारों में से भट्ट नायक विद्वान की व्याख्या भुक्तिवाद कहलाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काव्य में रस निष्पत्ति के 3 व्यापार किसने माने? भट्ट नायक ने यहाँ पर माने, अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व। यही हमारे क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा, फ्रेंड्स हमारी वीडियो हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी बच्चों तक ये वीडियो पहुँच सके और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14, आचार्य भरत के रस निष्पत्ति सिद्धांत संबंधी सूत्र के व्याख्याकारों में से किस विद्वान की व्याख्या भुक्तिवाद कहलाती है? भट्ट लोलट, भट्ट नायक, शंकुक, अभिनव गुप्त। बताइए, आचार्य भरत के रस निष्पत्ति संबंधी सूत्र के व्याख्याकारों में से किस विद्वान की व्याख्या भुक्तिवाद कहलाती है? अगर पिछले क्वेश्चन आपने ध्यान से देखे तो आप इसका आंसर बड़ी आसानी से यहाँ पर दे सकते हैं। बताइए, तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा, ऑप्शन दूसरा हमारा यहाँ पर सही है, भट्ट नायक। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। आचार्य भरत के रस निष्पत्ति संबंधी सूत्र के व्याख्याकारों में से भट्ट नायक विद्वान की व्याख्या भुक्तिवाद कहलाती है, जो हमारे क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर है। भट्ट नायक ने भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या भुक्तिवाद या भोगवाद के रूप में की है। सर्वप्रथम साधारणीकरण का सूत्रपात इन्होंने ही किया है। काव्य में रस निष्पत्ति के 3 व्यापार किन्होंने माने? यहाँ पर भट्ट नायक ने माने, अभिधा, भावकत्व, भोजकत्व। इन्होंने भावकत्व व्यापार को निज मोह संकटता निवारण भी कहा है और साधारणीकरण को रस स्वाद से पहले की प्रक्रिया कहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से 9वीं सदी ईस्वी के प्रारंभ के आचार्य कौन है? भामे, दंडी, आनंदवर्धन या आचार्य मम्मट। यूजीसी नेट एग्जाम 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से 9वीं सदी ईस्वी के आरंभ के आचार्य कौन है? तो यहाँ पर भामे नहीं होगा, दंडी नहीं होगा, मम्मट नहीं होगा, तो ये किसका नाम आएगा? यहाँ पर आनंदवर्धन जी का। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। यहाँ पर आपको सदी दी गई और ये भी यूजीसी नेट 2008 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आचार्य भामे का काल क्या है? 6ठी सदी, दंडी 6ठी सदी, आनंदवर्धन 9वीं सदी के प्रारंभ। ये हमारे क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर है। आचार्य मम्मट 11वीं सदी का अंत इनका समय माना जाता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय काव्य शास्त्र के सिद्धांत किस सिद्धांत के निकटतम माना है? रस सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत या रीति सिद्धांत।
यहाँ पर पूछा गया है, आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय काव्य शास्त्र के किस सिद्धांत के निकटतम माना है? बताइए, अपना आंसर देते ही चलिएगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो रस सिद्धांत के यहाँ पर निकटतम नहीं माना है, अलंकार सिद्धांत नहीं होगा, रीति सिद्धांत नहीं होगा, तो ये हमारा ऑप्शन तीसरा यहाँ पर सही है, वक्रोक्ति सिद्धांत। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती संस्करण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत इटली के विचारक वेनेदितो क्रोचे ने दिया है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो क्रोचे के द्वारा दिया गया है। क्रोचे के अनुसार अंत्य प्रज्ञा के क्षणों में आत्मा की सहजानुभूति की अभिव्यंजना है। तो ये किसके द्वारा कही गई है, ये क्रोचे के द्वारा कही गई है। तो ये भी महत्वपूर्ण यहाँ पर जानकारी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें, यहाँ पर इनका जन्म 1884 में हुआ और 1941 ईस्वी इनका समय माना जाता है। हिंदी आलोचक, कहानीकार, निबंधकार, साहित्य इतिहासकार, कोशकार, अनुवादक, कथाकार और कवि कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनके द्वारा लिखी गई सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास। ये कई बार एग्जाम में यहाँ से पूछा गया है। हिंदी में पाठ आधारित वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात भी इन्होंने ही किया है। इनके आलोचनात्मक ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास 1929, जैसी ग्रंथावली 1924, गोस्वामी तुलसीदास 1923, रसमीमांसा 1949, भ्रमर गीत सार 1925, काव्य में रहस्यवाद 1929। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। तो आज की क्लास में आपको एक ही क्वेश्चन से 4 से 5 से क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे, तो आप सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर नोट करते चलेगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ये पूछे गए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और ये 2000 यूजीसी नेट 2005 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर प्रवर्तक दिए गए और इनके सिद्धांत यहाँ पर दिए गए। क्रोचे का सिद्धांत है अभिव्यंजनावाद, I.A. रिचर्ड का सिद्धांत है संप्रेषण सिद्धांत, कोलरिज का सिद्धांत है कल्पना और एलियट का सिद्धांत है निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। तो इनके द्वारा दिया गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा गया है, आपको बड़े ध्यान से क्वेश्चन यहाँ पर देखते हुए चलना है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो आपको बताना है कि कौन सा अलंकारवादी आचार्य इनमें से नहीं है। दंडी, भामे, कुवलयानंद या विश्वनाथ? बताइए। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन इनमें से अलंकारवादी आचार्य नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखें तो हमारा ऑप्शन दंडी नहीं होगा, भामे नहीं होगा, विश्वनाथ नहीं होगा। ऑप्शन तीसरा हमारा यहाँ पर से है कुवलयानंद। आइए देख लेते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी। यहाँ पर कुछ काव्य शास्त्रीय ग्रंथ दिए गए और उनके आचार्य यहाँ पर दिए गए। उज्ज्वल नीलमणि ये रूप गोस्वामी का ये यहाँ पर ग्रंथ है। कुवलयानंद अप्पय दीक्षित, साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ, रस गंगाधर पंडितराज जगन्नाथ जी का ये यहाँ पर ग्रंथ है। यूजीसी नेट 2015 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अभिनव गुप्त किस रस सूत्र के व्याख्याता है? आरोपवाद, अनुमानवाद, अभिव्यक्तिवाद या भुक्तिवाद? DSSB PGT 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बताना है कि अभिनव गुप्त किस रस सूत्र के व्याख्याता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, अभिव्यक्तिवाद के ये क्या है? व्याख्याता है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। यहाँ पर आचार्य भरत मुनि के रस सूत्र के विभिन्न व्याख्याता यहाँ पर दिए गए। आचार्य भट्ट लोलट मीमांसा इनका दर्शन है और उत्पत्तिवाद इनकी क्या व्याख्या है और निष्पत्ति इनकी उत्पत्ति है। शंकुक यहाँ देखें तो यहाँ पर न्याय इनका दर्शन है, अनुमितिवाद व्याख्या है और अनुमिति इनकी निष्पत्ति है। भट्ट नायक सांख्य दर्शन है, भुक्तिवाद और भुक्ति इनकी निष्पत्ति है। अभिनव गुप्त जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है, शैव इनका दर्शन है और अभिव्यक्तिवाद इनकी व्याख्या है और अभिव्यक्ति इनकी क्या है? निष्पत्ति है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से भोजराज की पुस्तक है? अभिनव भारती, काव्य कौतुक, व्यक्ति विवेक, सरस्वती कंठाभरण। यूजीसी नेट 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, अपना आंसर देते ही चलेगा। यहाँ पर बताना है कि भोजराज की पुस्तक इनमें से कौन सी है। अभिनव भारती तो ये तो नहीं है, काव्य कौतुक ये भी नहीं है, व्यक्ति विवेक ये भी नहीं है, सरस्वती कंठाभरण ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? भोजराज जी के द्वारा लिखी गई है। आइए महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। यहाँ पर आचार्य दिए गए और ये यूजीसी नेट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ से, और ग्रंथ यहाँ पर दिए गया। अभिनव गुप्त, ध्वन्यालोक लोचन इनके द्वारा ग्रंथ लिखा गया है। राजशेखर काव्य मीमांसा, महिम भट्ट व्यक्ति विवेक और भोजराज जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है तो सरस्वती कंठाभरण इनके द्वारा रचित ग्रंथ है।
अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य है भिखारी दास, मतीराम, केशव और चिंतामणि। आपको यहाँ पर पूछा गया है हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य कौन है, बताइए। तो ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला हमारा ऑप्शन नहीं होगा, मतीराम नहीं होगा, चिंतामणि नहीं होगा। तो ये आचार्य कौन है यहाँ पर केशव दास जी। ऑप्शन हमारा तीसरा यहाँ पर सही है। हमारा आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21। साहित्य दर्पण किसकी रचना है? पंडित राज जगन्नाथ, आचार्य मम्मट, अभिनव गुप्त, आचार्य विश्वनाथ। महत्वपूर्ण प्रश्न है, अपना आंसर देते हुए चलेगा। साहित्य दर्पण किसकी रचना है, बताइए। साहित्य दर्पण किसकी रचना है? तो ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पंडित राज जगन्नाथ की नहीं है, आचार्य मम्मट की ये नहीं है और आचार्य अभिनव गुप्त की भी नहीं है। तो आचार्य विश्वनाथ के द्वारा साहित्य दर्पण की रचना की गई थी। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। पंडित आचार्य विश्वनाथ। तो साहित्य दर्पण संस्कृत भाषा में लिखा गया साहित्य विषयक ग्रंथ है जिसके रचयिता पंडित विश्वनाथ जी है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। विश्वनाथ का समय 14वीं शताब्दी ठहराया जाता है। मम्मट के काव्य प्रकाश के सम्मान ही साहित्य दर्पण की साहित्यालोचना का एक प्रमुख ग्रंथ है। तो साहित्यालोचना का एक प्रमुख ग्रंथ क्या है? साहित्य दर्पण। किसके ग्रंथ के यहाँ पर आचार्य मम्मट के काव्य प्रकाश के समान ही कौन सा ग्रंथ माना गया है? साहित्य दर्पण माना गया है, जिसके लेखक हैं यहाँ पर पंडित विश्वनाथ। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास हमारी आपको कैसी लगी, हमारा कंटेंट कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज की क्लास में आपका स्कोर कितना रहा ये भी आप हमें ज़रूर लिखें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना माता पिता का सम्मान कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।